Good morning, my dear students. Yesterday we started the chapter number 2, that is constitutional design, and we start about the party system and the Nelson Mandela, and also I explain the historic speech of first president of New South Africa, that is Democratic South Africa, Nelson Mandela. So we have had a question yesterday. How this come out means how a multiracial government is more democratic and the white discrimination government is now abolished, and all people have a equality before law, a more democratic and equal rights and right to vote in New South Africa. Okay, after the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appeal to fellow black forgive the white for the atrocities. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अगर इसको आप समझें कि जब न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का इमरजेंस हुआ तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील की अपने जो साथ के लोग हैं जो कि ब्लैक्स थे कि वो वाइट लोगों को फॉरगिव माफ़ कर दें उनकी अत्याचारों के लिए। आपको ये सेंटेंस सुनने में शायद बहुत छोटा सा लग रहा होगा, शॉर्ट लग रहा होगा, बट आप शायद समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा है अपने आप में। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अगर हम अपने साथी लोगों से ये कहें कि वो उनकी अत्याचारों को, उनकी गलतियों को माफ़ कर दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस रास्ते को आपने नहीं छोड़ा तो आप न्यू कंट्री या न्यू सिस्टम नहीं बना सकते। जो आज प्रेजेंट टाइम में जो साउथ अफ्रीका है, प्रेजेंट साउथ अफ्रीका, वो कभी भी नहीं बनता। ये बहुत छोटी सी बात है, बट इस छोटी बात को समझने में उतना ही टाइम लगा जितना नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स जेल में रहे, और उन्हें लगा कि जब मैं जेल से बाहर निकलूँगा और अगर मैं इस तरह की हेट और नफ़रत अपने दिल में रखूँगा तो मैं शायद इस सिस्टम को बदल नहीं सकता हूँ और मैं अपनी कंट्री को ग्रेट नहीं बना सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे जीसस औरों की गलतियों के लिए सूली चढ़े और उन्होंने मरते मरते ये कहा, गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू, कि भगवान इन्हें माफ़ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने अपने फॉलोअर्स, अपने लोगों से कही कि वो जो वाइट गवर्नमेंट है उसके अत्याचारों को माफ़ करें, उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि हमें बेटर साउथ अफ्रीका बनाना है। ओके, दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, और ये चीज़ उन्होंने कमिट किया जब वो पावर में आए या वो पावर में थे वाइट लोग और एट्रोसिटीज़ हो रही थी, तो ब्लैक पीपल्स ने कहा कि अब हम कमिट करते हैं कि वो इस तरह की एट्रोसिटीज़ को हम माफ़ कर दें। This said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic value, social justice and human rights. Most valuable. Most valuable. How? उन्होंने कहा, मंडेला ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, उनके फॉलोअर्स ने कहा कि हम एक न्यू साउथ अफ्रीका बिल्ड करेंगे जिसका आधार क्या होगा, मतलब उनकी न्यू कंट्री कैसी होगी, इक्वलिटी होगी सभी लोगों के लिए, ब्लैक हो, कलर्ड हो, इंडियन हो, वाइट हो, कोई भी हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, डेमोक्रेटिक वैल्यू होंगी, मतलब आप यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स, जो इंसानों के हक की बात है, राइट्स की बात है, वो होगी। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that had led the freedom struggle set together to draw a common constitution. कितनी बड़ी बात है ना कि जो जिस पार्टी ने रूल किया और बहुत दमनकारी नीतियाँ अब रखी, लोगों को दबाया, उनकी चीज़ों को, निर्मम हत्याएं की, किलिंग्स की, और वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को, मतलब फ्रीडम फाइट के लिए, अपने स्ट्रगल के लिए लड़ते रहे, अब वो दोनों एक साथ सेट टुगेदर, एक साथ बैठे और उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन मतलब जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों के हित में हो, उस चीज़ पे बनाने के लिए वो बैठे। कितनी बड़ी बात है कि दो लोग आके एक टेबल पे बैठे और किसी भी मसले का हल करें, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. और 2 ईयर के डिस्कशन के बाद वो ब्लैक के साथ भी बैठे थे
और वाइट और कलर्ड पीपल के साथ बैठे और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिससे इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी नहीं था, वर्ल्ड में भी नहीं था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने बनाया, नेल्सन मंडेला ने मिल के बनाया, कहते हैं कि इनके सिटीजन्स को वो सबसे अच्छे राइट्स मिले जो दुनिया में या कंट्री में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे टुगेदर डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, जब वो साथ बैठे उन्होंने डिसाइड किया कि वो हल के लिए सोचेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को भी तुच्छ नहीं समझा जाएगा, बुरा नहीं समझा जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरी वन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, और वो इस चीज़ पर राजी हुए कि सब लोग इस सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, कि वो उन्होंने इससे पहले क्या किया है और वो किस तरह के थे, ये सब चीज़ों को भूल जाएंगे। अब हम साथ बैठेंगे, हर किसी को अपने इस पार्ट का बनने का हकदार होगा, और हम कुछ जो ये सारी प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन निकालेंगे। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप द स्पिरिट, और जब ये सब हुआ तो प्रियम्बल, एक नया वर्ड आया प्रियम्बल। एक्चुअली प्रियम्बल क्या होता है, ये किसी भी कंट्री की जो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसकी जो बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग हमेशा प्रियम्बल से ही होती है बेटा। आप जब भी अपनी किसी सोशल साइंस की बुक को या एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे 9th-10th की, तो आपको प्रियम्बल कई बार लिखा दिखाई देगा। प्रियम्बल हमें ये शो करते हुए बताता है कि ये इस कंट्री की मूल भावनाएं क्या हैं, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट कंट्री, हाउ दे रन, हाउ दे ट्रीट देयर पीपल। आप ऊपर से समझ सकते हैं ये कंट्री कैसा है, फेडरलिज्म है, सोशल है, इक्वल जस्टिस की बात है या नहीं है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है, सेकुलरिज्म है या नहीं है, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं, राइट टू एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप उनको देखेंगे। ये देखिए, ये एक ये इमेज है जो साउथ अफ्रीका में, आज के साउथ अफ्रीका की इमेज कैरी करती है, जिसमें दिखाया है कि चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो खेल हो, स्कूल हो, आर्मी हो, वर्ल्ड कप की बात हो, क्रिकेट की बात हो, यूएन की बात हो, या यहाँ पे आप मज़दूर देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, ये सब का मिलजुल के एक अफ्रीका है। ये वो तस्वीर पेश करता है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रभावित किया। A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. 1994 से पहले, यानी कि जो 1950 या उससे पहले से चीज़ें चली आ रही थी, दुनिया जानती भी नहीं थी कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे अत्याचार और मुसीबत की कहानी है जिस देश में, वो 1994 के बनने के बाद पूरी दुनिया के लिए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन जाएगा। What made change possible was the determination of the people of South Africa. जो चेंज थे वो किस चीज़ से चेंज हुए, वो इरादे थे, डिटर्मिनेशन थे कि पॉसिबल बनाया जाए इस डेमोक्रेटिक मॉडल को। वो थे साउथ अफ्रीका के लोग जिन्होंने साथ मिलकर काम किया टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेम्बो नेशन। उन्होंने अपने उन पुराने कड़वे अनुभवों को बदल के एक उभरते हुए रेम्बो के, चमकते हुए रेम्बो की तरह अपने देश को बढ़ाया और बनाया, बाइंड किया यानी कि बांध दिया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, जब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो मंडेला साहब जो है क्या बोल रहे थे, जरा आप उसको देखें एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका का है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है। ऑन द वन हैंड इट इज़ सोलम पैक्ट in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of racist and brutal repressive past। कहते हैं कि ये सोलम पैक्ट है जिसमें कि हम आज ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन लोग हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह किसी भी चीज़ों को परमिट नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी आधार पर रेसिस्ट या गलत तरीके से की गई हुई पास्ट में चीज़ें हों, या जो हमारा दमनकारी पास्ट है हम उसको कभी भी परमिट नहीं करेंगे दोबारा कभी। बट इट इज़ मोर देन दैट, और ये इससे भी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इट इज़ ऑल्सो चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री,
ये हमारी देश के लिए बदलाव का टाइम है, बदलाव है, इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल पीपल। और ये देश सबका है जिसमें सब लोगों का शेयरिंग है। ए कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक वाइट एंड वुमेन मैन, जिसमें कहते हैं और ये कंट्री सबके लिए उतने ही सेंस से बिलोंग करता है, हम सबके लिए, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, वुमेन मैन, किसी की बात हो, वो सबकी बात करता है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल से हमने शुरुआत में सिर्फ ये समझा कि क्यों हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है और वो हमारे लिए क्या करता है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। अब जिन्होंने दबाया है और जिनको दबाया गया है वो अब नई दुनिया में एक साथ प्लान करके रह रहे हैं बराबरी के हक से। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। बहुत मुश्किल भरा टाइम रहा होगा और ये चीज़ें आसानी से नहीं रही होंगी कि उन्होंने एक दूसरे को ट्रस्ट किया होगा, क्योंकि जब पास्ट बहुत भयानक होता है तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है ये कह के आगे बढ़ना कि चलो तुमने मुझे माफ़ कर दिया, अब तुम मुझे आगे कभी सताओगे नहीं, गलत नहीं करोगे। दे हैड देट फियर्स, उनके अपने डर थे। दे वांटेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने इन चीज़ों को सुरक्षा के तौर पर देखना चाहते थे। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो इस चीज़ को लेके उत्सुक थी कि वो इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि कभी भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हैं मेजॉरिटी के रूल के जरिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, चाहे वो वाइट के लिए हो चाहे ब्लैक के लिए हो। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो अपने लिए सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट दोनों चाहते हैं। सोसाइटी में रहने के अधिकार, हर तरह से कोई भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक इसलिए कि सबका योगदान हो कंट्री को बिल्डअप करने में, चाहे वो फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, लीडर हो या कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला मजदूर हो। द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज इन प्रॉपर्टी, और जो वाइट थे वो तो माइनॉरिटी में थे, कम लोग थे, वो भी अपनी जो सुविधाएं थी या उनकी प्रॉपर्टी थी उसको लेकर उत्सुक थे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक लोग हम पे हमला कर दें, वो इस चीज़ को लेकर डरे हुए थे। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए कॉम्प्रोमाइज़, और बहुत सारी बातचीत होने के बाद एग्री हुए कि ठीक है हम ये एक दूसरे के प्रति संभावना रखेंगे। द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, जो वाइट लोग थे वो इस चीज़ पर एग्री हो गए कि मेजॉरिटी रूल के क्या अपने अपने सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, वो उस पर एग्री हो गए। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, वो क्या था कि एक पर्सन का एक वोट माना जाएगा, जैसे इंडिया में भी है। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर, ऐसी बेसिक चीज़ों पे वो राजी हुए कि गरीब और वर्कर्स की क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, वो उस पर भी राजी हुए कि उनको ऐसा दिया जाए। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और ब्लैक जो थे वो भी एग्री हो गए इस चीज़ पे कि जो मेजॉरिटी है वो कभी भी इस तरह से अपनी चीज़ों को एब्सोल्यूटली किसी पे नहीं थोपेगी। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी, प्रॉपर्टी किसी से नहीं ली जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। दिस कॉम्प्रोमाइज़ नॉट ईजी, ये सब जो बातें इतनी आसानी से आप कही जा रही हैं ये इतना आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ जब हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे हुआ। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, जबकि भले ही वो एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, वट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, लेकिन ऐसी क्या गारंटी है कि ये भविष्य में ये भरोसा नहीं टूटेगा, क्या गारंटी है। The only way to build and maintain trust in a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by, कहते हैं कि जब एक दूसरे भरोसा करना है तो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिसके वो सब बंधे हों और उसका वो भी करें और कभी भी इस देश से एक दूसरे को क्रॉस ना करें। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future, और वो रूल क्या थे कि जो रूलर्स हैं उनको चूज़ कैसे किया जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे लाया जाए, इस चीज़ पे बात हुई। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do, और इन रूलों से ये भरोसा दिलाया गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे मजबूत की जाए और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीज़न, और इन्हीं के तहत जो है सिटीजन्स के जो राइट्स थे उनको डिसाइड किया गया। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैनॉट चेंज दैम वेरी इजीली, और ये रूल तभी वर्क करेंगे
जबकि कोई भी विनर जो है अपने आप को आसानी से बदल ना ले। कहने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि वो जीतने के बाद अपनी एट्रोसिटीज़ या कुछ गलत भावनाओं पे काम करने लगे। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीकन लोगों ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल, एक दूसरे के लिए वो कई चीज़ों पे राजी हो गए। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दिस रूल विल बी सुप्रीम, उन्होंने ये एग्री किया कि यही रूल सबसे सुप्रीम होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। दैन नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और कोई भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और यही वो चीज़ है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर बेटा यहाँ से क्वेश्चन आए व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लिखेंगे नो 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 नो, ये आंसर बेटा आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, इसका आंसर अलग है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कुछ पहली बार नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए। एवरी कंट्री है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारी कंट्रीज़ में ज़्यादातर डाइवर्स जो है डिफरेंस ऑफ पीपल उनके ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर आपको मिलेंगे ही। द रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज द बिटवीन वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, और उनके रिलेशनशिप ज़रूर ऐसे बुरे रहे होंगे, नहीं भी रहे होंगे जैसे कि ब्लैक और वाइट के बीच साउथ अफ्रीका में थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, पर पूरी दुनिया में लोगों के अपने अपने डिफरेंस होते हैं, ओपिनियन होती है, इंटरेस्ट होती है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, कोई डेमोक्रेटिक होना चाहता है कोई नहीं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल, और सबके पास अपने अपने कुछ बेसिक रूल्स हैं। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही लागू नहीं होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, ए कोऑपरेटिव, चाहे क्लब की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव की बात हो, या किस तरह किसी भी बात हो, सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें लॉ और रूल्स को जगह दी गई हो ताकि उसके दायरे में रह के सब लोग वर्क कर सकें। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. This is definition and this is answer. Okay, this is definition of constitution. This is definition of constitution. ये है आंसर आपका. What is constitution? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. एक कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है, वो लिखे हुए रिटन रूल्स का सेट है जिसमें सभी लोग एग्री होते हैं साथ साथ रहने के लिए कंट्री में, यानी सब लोग उस रूल को फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज़ है जो सुप्रीम लॉ को डिटरमाइन करती है कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए लोगों के बीच में जो एक इस टेरिटरी में रह रहे हैं जिनको सिटीजन्स कहते हैं, और एक रिलेशनशिप कैसा हो गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, कि कैसा एक रिश्ता हो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है और वो यहाँ से आपका बेटा आंसर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से आंसर उसका स्टार्ट है, ज़रा देखें। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट इज जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। पहला तो ये कि वो एक दूसरे को भरोसा और एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की सहायता सद्भाव पे वर्क करता है, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों जो एक साथ रह रहे हैं। पहला तो ये। सेकेंडली क्या है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट कोई कैसे वर्क करेगी, कैसे चलेगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसको पावर होगी डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। ये लिमिट्स को लिखता है, पावर किस किस की लिमिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की किस बॉडी की कितनी पावर होनी चाहिए, और हमें बताता है कि सिटीजन ऑफ राइट्स भी क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन
हाउ मैनी थिंग्स आर इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट टाइप्स ऑफ सम बेसिक थिंग्स आर इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये उसके आंसर हम लिख रहे हैं। और जब फोर्थ की बात आएगी, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, ये लोगों को उत्साहवर्धन करता है, उनको उत्साह देता है कि वो एक गुड और अच्छी सोसाइटी बनाए। ओके, दिस इज द आंसर। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, सभी कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि उनका डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितनी की जितनी कंट्री डेमोक्रेटिक है उन सब के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेट ब्रिटेन से जब इंडिपेंडेंस मिली तो अमेरिकन लोगों ने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सिंस देन इट हैज़ बिकम प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस बात के बाद से ये प्रक्रिया बन गई कि जो भी डेमोक्रेसी कंट्री अपने आप को कहेगा कि उसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये जो इस तरह की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के नेम आएंगे, इनको आप राइट करेंगे अपनी नोटबुक में, राइट इन नोटबुक। आगे भी कई सारे हैं, लेकिन वही करने हैं जो हम बताएंगे, सारे नहीं करने। जैसे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखना है, और इसमें आगे और है, मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये पूरा जो दिया है वो लिखना है, ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक। टी कृष्णामाचारी के बारे में लिखना है। आज के लिए सिर्फ यही 3 लोगों के बारे में लिखना है, और जो पीछे क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, वो हम आपको होमवर्क में देंगे, और फिर वो आपको सबमिट करना है। ओके, सो 9th क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक नंबर 2.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू एवर रीड। तो आप कल तैयार रहिएगा, और आपका एक और टेस्ट होगा, आई थिंक मैंने फ्राइडे के लिए या सैटरडे के लिए बोला था, तो आप प्लीज़ रेडी रहेंगे, और मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में जो टेस्ट होगा वो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से शायद हमने अब तक आपको कुछ नहीं दिया है, जहाँ तक अब हम आपको वो भी देंगे। जो मतलब पिछली बार आया था वो इस बार नहीं आएगा, वो और जो अदर चैप्टर्स हैं 3 बुक के, उनमें से हम देंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।